स्वागत है आप सभी का गाइज, एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में गाइज। तो जैसे कि आप हम जानते ही हैं कि हमने ये जो नई सीरीज़ स्टार्ट की है। उम्मीद है गाइज मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूँ। ओके, पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं भी अपनी। तो उम्मीद है आपको मेरी मेहनत भी पसंद आए गाइज। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज हम पढ़ने वाले मॉडर्न इंडिया गाइज। और मॉडर्न इंडिया का मैंने काफ़ी सर्च किया गाइज, लेकिन जो मॉडर्न इंडिया है वो दो लेक्चर्स में आएगा क्योंकि बहुत बड़ा दिया हुआ है। तो गाइज मुझे पता है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पेपर की आज के टाइम समय की, तो ये इनफ नहीं पड़ता। आप चाहे जितना पढ़ लो यार, इनफ नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है रिवीजन गाइज। एक एक चीज़ों की बार बार रिवीजन करना आप चाहिए। टॉपर्स के जब इंटरव्यू में सकते हैं तो उन्होंने भी यही बोलते हैं कि हर चीज़ की रिवीजन करनी है। देखो जितना वो सिलेबस पढ़ोगे, क्वेश्चन हमको पता है कहीं से पढ़ सकता है, लेकिन ये ना हो कि जहाँ से हमने पढ़ा वहीं से छूट जाए, तो वहाँ पर मुश्किल हो जाती है गाइज। तो मैंने आपके सबसे बहुत बेसिक से बेसिक, जैसे आपको पता है कि जो हमने बुक स्टार्ट किया यहाँ की, जो RPF की लॉन्च हुई है, ठीक है। तो जिसमें जितना उसमें बताया एटलीस्ट हर एक बच्चे को उतना तो आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक्स है। उसके बाद जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी न्यू सीरीज शुरू करेंगे। मैं आपके साथ नई चीज़ शेयर करूँगा। ओके, कोई बात नहीं, तो चलते हैं आज हमारे अपने टॉपिक की ओर, दैट इज़ मॉडर्न इंडिया। ओके, तो अगर हम जब गाइस बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, तो जैसे कि हमको पता है जब मेडिवल इंडिया में मेडिवल इंडिया में औरंगज़ेब के बाद मुगल्स के बाद औरंगज़ेब जब आता है, औरंगज़ेब की जब डेथ हो जाती है, उसके बाद जो लेटर मुगल्स होते हैं तो वो जो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं जितने कि उनसे पहले थे, ठीक है। तो जिसके कारण कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल हो जाता है, मुगल एम्पायर का कारण बन जाता है डाउनफॉल के। उसके बाद जो थे, जो लेटर मुगल्स थे, वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे वो कि अपने साम्राज्य को बचा सकें पहलुओं की तरह, ठीक है। फिर उनका जो सारा का सारा पारा कहीं ना कहीं टूटने लगा। जो लोग आसपास में जो उनके प्रोविंस थे वो बगावत करने लगे। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। जो यूरोप महाद्वीप है वहाँ से जो ट्रेडर्स के रूप में जो आते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें गाइस मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न इंडिया प्लस मेडिवल की, तो अर्ली मॉडर्न इंडिया आप बोल सकते हो, और मिडल मेडिवल एरा, जो ये कहीं ना कहीं मैचिंग करता है अर्ली मॉडर्न। जो स्टार्टिंग के मॉडर्न इंडिया की बात, जब स्टार्टिंग आया था ये जहांगीर औरों का टाइम पे आए थे, ठीक है। तो उस टाइम जो मिड में पहुंचा था अपना मॉडर्न मेडिवल इंडिया का जो था, हमारा मेडिवल इंडिया था, मुगल एम्पायर जो था अपने मिड में पहुंचा था, तभी उस टाइम पे एडवेंट हो गया था। ऐसा नहीं कि ये आए तो खत्म हो गया, काफ़ी देर तक चला रहा इन दोनों का, ठीक है। चलो एक मिनट, ओके। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की किस तरह से यूरोपियन का आगमन हुआ, ओके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले पुर्तगाल यूरोप से कोई आए थे, वो थे पुर्तगीज़, ठीक है, पोर्चुगल से। जहाँ से आके आपके जो सबसे फेमस प्लेयर ये वर्ल्ड लेवल में ओबियसली रोनाल्डो हैं गाइस, ठीक है। तो वहीं से थे पुर्तगाली, सबसे पहले आए थे इंडिया में, पहले विदेशी जो एज अ ट्रेडर के रूप में आए थे, ठीक है। अगर हम बात करें तो वास्को डी गामा रीच द पोर्ट ऑफ कलिकट एट 1498 ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग जैमोर इन हिंदू रूलर ऑफ कलिकट। सो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सबसे पहला यूरोपियन जो कि इंडिया में आया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था कि जिसने कि भारत की खोज की थी। हालांकि भारत की खोज कोई नहीं की, भारत से पहले से ही था, ठीक है। तो वो कौन था? वो था गाइस वास्को डी गामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बेसिक क्वेश्चन है सबसे, ठीक है। कहाँ पर आया था, किस पोर्ट पे आया था? कैलिकट, ठीक है। और कब आया था? 1498 के टाइम समय पे आया था। उस समय उसका वेलकम, उसका स्वागत और किसके समय पे आया था? वो था वहाँ केरला का जो किंग था, किंग जैमोरिन, ठीक है, उसका नाम था किंग जैमोरिन। उसने उसका स्वागत किया था, उसने वास्को डी गामा को एंट्री दी वहाँ पर आए, जो कि एक हिंदू रूलर था, ओके। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो अल्फांसो डी एल्बुकर्की द सेकंड गवर्नर ऑफ इंडिया, या फिर आप इसको सेकंड गवर्नर ऑफ द पोर्तुगालीज, ठीक है। फर्स्ट बिंग फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो सबसे पहला कौन था? सबसे पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो ये जो पुर्तगाल का सबसे पहला जब पुर्तगीज़ आए, उन्होंने यहाँ पर अपनी जब फैक्ट्री लगाना स्टार्ट की, जब स्टार्टिंग में देखो क्या हुआ, वास्को डी गामा आया, थोड़ी देर रुका, उसके बाद जब वापस चला गया यूरोप, तो यहाँ से बड़े ज़्यादा मसाले वगैरह लेके गया था गाइस, ठीक है, और सामान लेके गया था। जब वो यहाँ से यूरोप पहुँचा और यूरोप में उसने जाके सब कुछ बेचा, अपने पुर्तगाल में वापस जाके बेचा, तो सभी लोग खुश हो गए। भाई बोलते कि क्या चीज़ लाए हो, कहाँ से? बहुत अच्छा, क्योंकि मसाले वगैरह यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लेके गया था। सभी लोग खुश हो गए। और उसके बाद उन सभी ने उसने बोला कि भाई मैंने सारा सामान इंडिया से लाया और चलो हम सारे वहाँ इंडिया जाकर ट्रेड करते हैं। उसके बाद वो पुर्तगाल से लेकर अगर बात करें हम, तो अगर हम एक मिनट एस्टिमेटली अगर हम बनाएं ऐसा एक रफ डायग्राम में, अगर हम बात करें यहाँ पर यूरोप वाला एरिया है, ठीक है, एंड ऑल दैट। और अगर हम बात करें कि देखो ये आपका आ गया अफ्रीका, ठीक है, और यहीं पर आ गया हमारा इंडिया। तो इन्होंने वास्को डी गामा जो है इस रूट से आया था, ठीक है। इस रूट को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इस वाले रूट को, ठीक है, इस वाले रूट को बोलते हैं
इस वाले रूट से आया था वो, ठीक है, अफ्रीका के नीचे से। और इस वाले रूट को बोलते हैं क्या, केप ऑफ गुड होप। गाइस ये क्वेश्चन पूछा जाता कि वास्को डी गामा कौन से रूट से इंडिया आया था, ठीक है, या पूछा जाता कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो वो वास्को डी गामा था, ये याद रखना, ठीक है। सो उसके बाद से जब उसने यूरोप में अपने सारे कुछ मसाले वगैरह बताए तो सभी यूरोपियंस को पसंद आए। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया ट्रेड के लिए। तो उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते कहीं ना कहीं यूरोपियंस ने, पोर्तुगीज़ ने राजा से परमिशन ले ली उस जगह, वहाँ पर रहने की एक जगह के लिए। और उसके बाद कहीं थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने ट्रेड पे मोनोपोली स्टार्ट कर दिया, फिर फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, आर्मी लगाना स्टार्ट कर दिया। ओके, उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी टेरिटरीज को एक्वायर करना भी स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत यहीं से हुई थी। तो उसके बाद जो टेरिटरी था उन्होंने बना लिया था। अब उसके बाद उनको लड़ने के लिए वो भी तो चाहिए थे। तो उसके बाद उन्होंने आर्मी वगैरह बनाई। फिर उनकी जब एरिया कनकर करने का टाइम स्टार्ट हुआ तो उनका जो पहले गवर्नर थे अल्फोंसो डी अल्बुकर्की, तो सॉरी फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, तो ये बना था उनका सबसे पहला गवर्नर, याद रखना कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज़ इस चीज़ को फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। सेकेंड गवर्नर ऑफ पुर्तगीज़ तो कौन था, तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्की, याद रखना, ठीक है। तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्की कब आया था, 1509 में, एंड कैप्चर्ड गोवा 1510 में, ठीक है। तो 1509 में आया था अल्फोंसो डी अल्बुकर्की और 1510 एक साल के बाद उसने पूरे गोवा को कैप्चर कर दिया, ठीक है। जिस गोवा ने उसको पनाह दी, जिस गोवा ने उसको शरण दी स्टार्टिंग में आके, बाद में उन्होंने उसी टेरिटरी को कब्जे करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अगर बात करें तो हम सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ थे इनके, जैसे दमन नदी हो गई, सनसेट में हो गई, चौल में होगी, बॉम्बे वेस्ट कोस्ट जो, ठीक है, एंड सैन थोमर नियर मद्रास और हुगली, इन इलाकों पे इन्होंने कब्जे करना स्टार्ट कर दिए थे गाइस, ठीक है। चलो उसके अगर हम बात करें तो पुर्तगीज़ के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सबसे बाद कौन आए थे, पुर्तगीज़ के बाद इंडिया में आए थे डच, ठीक है, डच। तो डच की अगर हम बात करें, डच जो थे डैनिश जिसको बोल सकते थे। तो अगर हम बात करें डच की, तो डच की टेरिटरी को, डच की जो कंपनी उसको कहा जाता था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। द गाइस अब ये, हाँ, अगर आप देखो तो हर एक कंपनी जो अपने आगे ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों लगाती है, तो गाइस इसका भी अलग एक थ्योरी है, मैं बता देता हूँ आपको। सो बड़े टाइम पहले की बात है, ये टाइम बड़ा 1494 की टाइम की बात है। तो वहाँ से यूरोप से एक ट्रैवलर था जो जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। तो वो इंडिया की खोज करने के लिए निकला था। तो यहाँ से अटलांटिक से, यहाँ से उसने इधर चला गया, ठीक है, वो वेस्ट की तरफ चला गया। तो उसके बाद वहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर साउथ अमेरिका पड़ता है, और इस वाले एरिया में हम उसको वेस्ट इंडीज़ बोलते थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमको पता है क्योंकि जो अंग्रेज़ कहीं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि थोड़ा शाइन वगैरह थोड़ा ग्लो होता है, ठीक है, और जो हमको कहा जाता था कि हम थोड़े से सांवले हैं, ठीक है, डार्क थे, तो यहाँ पर भी डार्क लोग थे जैसे थोड़े बहुत है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये वेस्ट इंडीज़ है, ये इंडिया का वेस्टर्न छोर है, ये वेस्ट वाला इंडिया है। और बाद में जब केप ऑफ गुड होप से वास्को डी गामा ने असली वाले इंडिया की खोज की यहाँ पर, तो उसके बाद इस टेरिटरी से एरिया को ईस्ट इंडिया कहा गया। तो ये एक थियरी है, ये कैसा सच्चाई नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक थियरी ये भी है इंडिया वेस्ट इंडीज़ का नाम, ईस्ट और वेस्ट इंडिया का ऐसा नाम रखने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो जब डच आए थे इंडिया में तो उनकी कंपनी था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कब बनी थी, 1602 में। और पुर्तगीज़ की मैंने कब बताई थी, 1498 में आए थे, और 1500 में अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो उनकी आई थी, ठीक है। और 1510 में उन्होंने गोवा पे कैप्चर किया था। तो इनके 100 साल के बाद 1602 में डच आए थे, ठीक है। डच वाज डिफीटेड बाय इंग्लिश एट द बैटल ऑफ बिदेरा। तो यहाँ पर गाइज एक नोटबुक बनाना स्पेशल, और आप पेज रखना, उसमें सिर्फ बैटल्स लिखना, ठीक है। इसमें मॉडर्न में कितनी बैटल्स आएंगी, मेडिवल में कितनी बैटल्स हैं, वो बैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई भी बैटल पूछ सकते हैं, इसलिए जब भी बैटल आई आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। तो डच और इंग्लिश के बीच हुई थी बैटल ऑफ बदेरा, कब हुई थी, 1759 में गाइस। और उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ, एक साइन हुआ, ठीक है। जब दो लड़ाई के बाद हमेशा एक ट्रीटी होती है, ठीक है। तो बैटल और ट्रीटी में फ़र्क होता है, ठीक है। ट्रीटी मतलब समझौता, ठीक है। बैटल के बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता, या फिर जब हार जाता है एक दूसरे, तो उसके ऊपर क्या लगाना चाहते हैं, क्या फाइन लगाने वाले, उसको बोलते हैं ट्रीटी, ठीक है। अच्छा, तो जब बैटल ऑफ बदेरा हुई थी, जिसमें कि इंग्लिश मतलब ब्रिटिश बोल सकते, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने डच को हरा दिया था बैटल ऑफ बदेरा 1759 में, ठीक है। और उस एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के तहत पर जो है डच को इंडिया से जाना पड़ा, मतलब और डच जो थे इन्होंने इंडोनेशिया पे कब्जा कर दिया, इनको इंडोनेशिया की टेरिटरी मिल गई, और ब्रिटिश ने ऑल ओवर इंडिया, श्रीलंका और मतलब मलेशिया बोल सकते हैं उसको, ठीक है, उस पर कब्जा कर दिया था, ठीक है।
अगर हम बात करें डच वालों की, तो सेटलमेंट कहाँ कहाँ पर थे, ठीक है। इनकी जो सबसे पहली फैक्ट्री थी मछलीपट्टनम में, ठीक है। कहाँ पर थी इनकी सबसे पहली ही फैक्ट्री थी मछलीपट्टनम में थी, ठीक है। मछलीपट्टनम, ठीक है। 1605 में कब थे, कहाँ पर, कब इस्टेब्लिश हुई, 1605 में, ओके। और उसके अलावा उनको जो अलग फैक्ट्रीज थी वो कहाँ कहाँ पर थी, पुलिकट में थी, चिनासोर में थी, पटना में थी, बालासोर में थी, नागपट्टनम में थी, कोचिन में, सूरत, करिकाल, कासिम बाजार। तो ये सारी यहाँ पे थी। ये इनमें से कोई पूछ लेता कि ये किसकी टेरिटरी थी, इसलिए इसको याद रखना। उसके अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने ही इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा समय तक इंडिया पे रूल किया था, ठीक है। आते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इंग्लिश की जो कंपनी थी वो कब 1599 में आई थी, और उन्होंने एक चार्टर साइन किया था अपनी महारानी से कि हम इंडिया पर ट्रेड करने जा रहे हैं। तो अब इनको परमिशन कब मिली थी इनकी महारानी से, वो मिली थी 1599 में, ओके। और उन्होंने अपनी यहाँ पर कंपनी स्टार्टअप कब की थी, 1600 में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा अगर इंडिया जो इंग्लिश थे वो इंडिया में कब आए, उन्होंने कब अपनी स्टार्टअप की थी, वो 1600 में, ठीक है। और उन्होंने अपनी रानी एलिजाबेथ से जो चार्टर साइन किया था वो 1599 में, ठीक है। जहांगीर ग्रांटेड अ फरमान टू कैप्टन विलियम हॉकिंस परमिटिंग द इंग्लिश टू इरेक्ट अ फैक्ट्री एट सूरत इन 1613. In 1615 सर थॉमस रो succeeded in getting an imperial फरमान of trade of established factory in all parts of Mughal empire by ruler जहांगीर। सो गाइज इसकी बात ये होती है कि दो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे जहांगीर के कोर्ट में गए थे, उन्होंने जहांगीर को काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह भी ऑफर किए थे गाइज। फिर बाद में उन्होंने जहांगीर ने उनसे, याद है मूवीज़ में दिखाया गया था, एक मूवी दिखाई उसमें देखा था कि घोड़े चाहिए थे जहांगीर को एक नस्ल के। फिर उन्होंने उनको अरेबिया से वो वाले घोड़े ला के दिए थे जहांगीर को। तो जहांगीर ने खुश होकर उनको अपने टेरिटरी में फैक्ट्री लगाने के लिए जो है परमिशन दे दी थी। और उसके बाद ट्रेड के ऊपर ट्रेड करने की भी वो दे दी थी, एक फरमान दिया कि भाई इनके जो ट्रेड, इनका जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा उस पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। सो उनको परमिशन मिल गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अंग्रेज़ों के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम आता है 1600 के बाद एक मेजर इवेंट आता है 1757 में, गए जब होती है बैटल ऑफ प्लासी। क्योंकि अंग्रेज़ जो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे दखल अंदाजी करना स्टार्ट कर गए थे इंडिया के रेवोल्यूटिव सिस्टम्स में, एंड ऑल द टेरिटरी कब्जा करना स्टार्ट कर गए थे, ठीक है। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। किस के बीच होती है, इंग्लिश मतलब ब्रिटिश और सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इसके बीच बैटल होती है, और जिसमें कि इंग्लिश जो कि ब्रिटिशर्स थे वो जीत जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर के साथ तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अलायंस बनाए हुए थे, इसलिए जीत गए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिराजुद्दौला को हरा के जो मीर कासिम है उसको बनाया जाता है नवाब बंगाल, ताकि वो भी एक कठपुतली था, ब्रिटिशर्स ने उसको बनाया था कि भाई तू नवाब तो हम तुझे बना देंगे, बट तूने एक काम करना कि हम जो काम करें हमारे बीच में दखल अंदाजी मत करना, रेवेन्यू सारा सिस्टम हमको संभाल देना, बाकी तू राजा बन जा, ओके। तो ऐसा कठपुतली था। उसके बाद 1757 के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। उसमें कैप्टन मुनरो जो थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, उसने किसकी साथ लड़ाई की थी, मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। तो मीर कासिम को हरा दिया था। और उसके बाद शुजाउद्दौला एंड शाह आलम, ठीक है, जो कि उसके साथ थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेनिस आते हैं, डेनिस। तो डेनिश ईस्ट इंडिया, डच नहीं होगा, डेनिश है, ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो उसका टाइम पीरियड है 1616 में। सारा का सारा यूरोप आना स्टार्ट कर दिया, बोलते हैं यार इंडिया में जा रहे हैं तो लोग अमीर होके आ रहे हैं, क्या ऐसा इंडिया में। तो काफ़ी सारे कंपनियाँ आई थी यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें इनके सेटलमेंट की तो श्रीरामपुर, ठीक है, बंगाल में, चंकबार तमिलनाडु एंड सोल देयर सेटलमेंट इन टू द इंग्लिश इन 1845। तो 1845 में गाइस ये अपना ब्रिटिशर्स को सब कुछ बेच के चले गए थे, ठीक है, सब कुछ ब्रिटिशर्स के बारे चले गए थे, इन्होंने ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रहा इधर। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स के सबसे मोस्ट टक्कर के जो थे वो थे फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी बाय कोलबर्ट अंडर द स्टेट पैट्रोनेज इन 1664 में आई थी, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी सबसे पहले कहाँ पर सेटअप हुई थी, सूरत में, ठीक है, बाई फ्रांसिस्को कैरोन 1668 में। फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम सेटअप इन 1669 में। तो मछलीपट्टनम में भी इनकी 1669 में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी। फ्रेंच वाज डिफीटेड बाय इंग्लिश एट द बैटल ऑफ वांडीवाश। तो बैटल ऑफ वांडीवाश हुई थी गाइस, देखो इसको भी नोट करना, ये भी बड़ी जल्दी पूछी जाती है कि बैटल ऑफ वांडीवाश कब हुई थी और किसके साथ हुई थी। तो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच हुई थी, जिसमें कि फ्रेंचों को इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था 1760 में, ओके। तो गाइस ये थी अब इन सभी कंपनियों का एक दूसरे के साथ लड़ाई चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चलती रहती थी, क्योंकि हक के लिए, गाइस पावर के लिए, कि कौन ज़्यादा पावरफुल कंपनी है उसके लिए एक दूसरे के साथ इनकी हमेशा चलती रहती थी। नेक्स्ट है गाइस हम आता था रिवोल्ट ऑफ 1857। गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा स्टार्टिंग डालना भूल गया, रिवोल्ट
रिवोल्ट ऑफ 1857, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पक्का बन ही जाता है कभी कभी। तो अगर हम बात करें रिवोल्ट ऑफ 1857 की, तो काजेज ऑफ रिवोल्ट पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले कि क्या काजेज थे उसके रिवोल्ट के, ठीक है। तो अगर मैं बता रहा हूँ आपको, पहले बता दूँ तो रिवोल्ट क्या हुआ था। रिवोल्ट के बारे में अगर बताता हूँ, 1857 में सिपाही म्यूटनी हुई थी गाइस। द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया को कहा जाता है, या द फर्स्ट अनसक्सेसफुल रिवोल्ट ऑफ 1850 इंडिया बोला जाता है, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा एक नॉट एक पर्टिकुलर टेरिटरी बट ऑल ओवर इंडिया, बड़ा वाइड एरिया ने ही सभी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था, इसलिए इसको बोला जाता है द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसको सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। तो इसके रीज़न क्या था, क्या कारण था कि इन्होंने सभी ने रिवोल्ट कर दिया, ओके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिटिकल काज की, तो पॉलिटिकल काज में द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स गाइस, इन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी कि अगर किसी राजा रानी का, प्रिंस नवाब का भी, अगर कोई राजा रानी उनका अगर आगे वंशज नहीं हुआ, अगर बेटा नहीं हुआ, तो क्योंकि अगर बेटा नहीं हुआ तो अगर बेटी भी हुई तो तब भी उसकी टेरिटरी जो है वो अनेक्स कर ली जाएगी, कैप्चर कर ली जाएगी, कब्जा लिया जाएगा, हथिया ली जाएगी ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि उसका आगे आने वाला कोई राजा नहीं, और वहाँ पर ब्रिटिशर्स का एक एम्बेसडर बैठेगा उनके कोर्ट में, और जो सब कुछ है उनका वो ब्रिटिशर हैंडल करेंगे, जिसके साथ ब्रिटिशर बोलेंगे उनके साथ उनको फॉरेन पॉलिसी रखनी पड़ेगी, जैसे ब्रिटिशर बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। उस मतलब एक लगभग एक राजा जो है ब्रिटिशर्स का ही बैठेगा फिर वहाँ पर। पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो झांसी की रानी जो है उन पर भी यही हुआ था, उनका जब बेटा नहीं हुआ था तो उन्होंने हालांकि एक बेटा गोद लिया था, फिर भी उसको नहीं माना जाता क्योंकि उनका अपना सक्का बेटा होना चाहिए, ठीक है, किसी भी राजा रानी का। तो उसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक काजेज़ की, तो इकोनॉमिक काजेज़ क्या क्या इकोनॉमिक काजेज़ था जिसकी वजह से रिवोल्ट हो गया, तो वो थे हैवी टैक्सेशन, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कर लगाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने अपने पैसे भरने के चक्कर में, इविक्शंस, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़, ठीक है। तो अब ऐसा तो था नहीं कि अंग्रेज़ इतने बंदे आए थे तो इतने करोड़ इंडिया को कैसे, इतने लाखों में इंडिया को कैसे संभालते थे, तो उसके लिए भाई उन्होंने उनको फोर्स चाहिए, और फोर्स के लिए इतने बंदे तो वो यूरोप चला नहीं सकते, इसलिए वो इंडिया के भी किसी बड़े ज़्यादा बंदों को अपने जॉब दी थी उन्होंने पुलिस में, ठीक है, छोटे मोटे लेवल के छोटे मोटे भर्तियाँ दे देते थे, कांस्टेबल वगैरह, उससे भी कांस्टेबल क्या छोटा मोटा सबसे छोटे मोटे जो पोस्ट होते थे वो मिलती थी इंडियंस को, और उसमें भी वो डिस्क्रिमिनेशन भाव करते थे। अगर कोई इंडियन बहुत ही अच्छा कहीं सालों से लगा हुआ, उसको अगर 1-2 प्रमोशंस मिल गई हैं, और ब्रिटेन का जो नॉर्मल सिपाही होगा और इंडिया का जो थोड़ा बहुत अफसर भी होगा, तो उन दोनों की जो पे में फिर भी डिस्क्रिमिनेशन होगी, उसकी फैसिलिटीज़ प्रिविलेजेस में फैसिलिटीज़ होती हैं उनको, और हमको डाउन रखा जाता है। ये कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न थे कि भाई सभी गुस्सा हो गया कि भाई हम लड़ तो सेम रहे हैं, सेम अपनी हमारी जान भी जाएगी उसकी भी जाएगी, तो सब कुछ है, फिर भी आप भेदभाव करें, तो ये एक कारण था, ठीक है। अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, उन्होंने इंडिया की जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी पहले से उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, नई नई मशीनें लाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से लोगों के जो हाथों के काम वो छिनना शुरू हो गए, ओके। आर्टिशियन एंड स्मॉल जमींदार, ठीक है, इन सबको उन्होंने तंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये थे इकोनॉमिक काजेज थे जिसकी वजह से जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से पीजेंट्स ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन, और क्या काज थे मिलिट्री काजेज में अगर हम बात करें तो मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन, इंडियन सोल्जर पर पेड लो सैलरीज, मैंने आपको जैसे बताया था कि इंडियन और उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता, दे कुड नॉट राइज अबव द रैंक ऑफ सूबेदार एंड वर रेशियली इंसल्टेड, ठीक है। तो वो सूबेदार के रैंक के ऊपर से उनको मिलता नहीं था, चाहे जितने अच्छे, जितने मेहनत कर लें, जितने वो क्राइम खत्म कर रहे हैं उनके खिलाफ साथ रहें, फिर भी उनको सूबेदार के ऊपर रैंक नहीं मिलता था, और बड़े ज़्यादा भेदभाव होता था उनके साथ, ओके, अंग्रेज़ों के जो छोटे मोटे अफसर थे उनके हिसाब से भी, ठीक है। और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, और सबसे बड़ा ये था कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल गाइस, ये थी एक इन्होंने इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की थी जिसमें कि कार्टेज यूज़ की जाती थी, ठीक है। तो उस बंदूक में आप गोली चलाओगे तो उसमें ग्रीस लगानी पड़ती थी, ठीक है। तो उस ग्रीस का जो पैकेट होता था उसको क्या कैसे कहकर दांत से फाड़ के खोलना पड़ता था, और उस जो ग्रीस का पैकेट हुआ था उसको सील किया जाता था सुअर और गौ माता की चर्बी से कहा जाता था गाइस। तो ये रिलीजियस सेंटिमेंट था कि भाई जो मुस्लिम्स जो सुअर को नहीं खाते हैं और जो हिंदू हैं वो गौ माता को नहीं खाते, तो उनकी चर्बी कैसे वो कर सकते हैं। सो एक बहुत बड़ा रिलीजियस काज बना कि भाई आप कैसे यूज़ कर सकते हो हमारी धार्मिक चीज़ें जिसको हम अपने मुंह में कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडर्स। और इसी चीज़ ने एक चिंगारी उछाल दी, तो दिस इज यू कैन से द रिलीजियस इमीडिएट काज। कभी कभी पूछा जाता है कि इमीडिएट काज क्या, तो दिस इज द इमीडिएट काज आल्सो, ठीक है।
ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स, ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म्स लाना स्टार्ट कर दिए, विडो रीमैरिज, ठीक है, जहाँ पर ये समझ जाता था कि जो विडोज़ थी उनको पहले घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनको कहीं ना कहीं समाज पे कलंक समझा जाता था, उन्होंने विडो की रीमैरिज करना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने सती प्रथा को जो है बैन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जबकि इंडियंस जो थे उनके ये सोचते थे लड़कियों का काम है सिर्फ घर का काम करना, अंदर बैठना, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए, उन्होंने क्रिश्चियन अपना धर्म फैलाना शुरू कर दिया। सो ये सभी काजेज थे जिसकी वजह से जो है 1857 का रिवोल्ट हुआ था गाइज। ओके, मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको बताने की। ओके गाइस, उसके आगे हम पढ़ते हैं अब जो रिवोल्ट हुआ था वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, उसके लीडर कौन कौन थे, और ब्रिटिश की तरफ से कौन था उस रिवोल्ट को, उस टेरिटरी, उस एरिया, उस पर्टिकुलर टुकड़ी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें दिल्ली जो सेंटर था दिल्ली, उसमें रिवोल्ट का जो लीडर था वो थे बहादुर शाह सेकंड और बख्त खान बने थे, और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स की तरफ से जिसको रिवोल्ट को ख़त्म करने के लिए भेजा था वो थे जॉन निकोलसन और हडसन, ठीक है। बनारस में जो थे लीड कर रहे थे लियाकत अली, और इनके खिलाफ थे जेम्स नील, ठीक है। कानपुर में जो थे नाना साहब तांत्या टोपे और अजीमुल्ला खान जो है ये लीड कर रहे थे रिवोल्ट को, और यहाँ पर थे हैवलॉक और कैम्पबेल, ठीक है। लखनऊ से हज़रत महल बेगम जो कि बेगम थी अवध की, और यहाँ से जेम्स नील और हैवलॉक, ठीक है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो करे थे, क्योंकि इन पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से उन्होंने इनके वो लिए थे, इसलिए इन्होंने भी रिवोल्ट किया था, और इनके खिलाफ थे सर ह्यूज रॉस। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, रानी लक्ष्मीबाई वाला, ठीक है। ये पूछा जाता है कि इनके खिलाफ कौन था, किसने इनके साथ लड़ाई की, ठीक है। बरेली से खान बहादुर खान थे, ठीक है, और इनके खिलाफ थे सर कॉलोनियल कैंपबेल, और अवध से वीर कुमार सिंह, और इनके खिलाफ थे विलियम टेलर एंड विंसेंट ईस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें इम्पैक्ट की, तो इम्पैक्ट क्या पड़ा रिवोल्ट का। द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज पास्ड ऑन द ब्रिटिश क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ ब्रिटिश परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर बात की गई है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले बात है गाइज जो है ये अनसक्सेसफुल हो गया था रिवोल्ट, बाद में काफ़ी ज़्यादा इसमें कमियां थी, ठीक है, लैक ऑफ लीडर से लैक ऑफ डायरेक्शंस हो गया, बड़ा कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से अनसक्सेसफुल हो गया गाइस। इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो गाइस जब ये इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया इंडिया में, तो वहाँ पर बैठे हुए यूरोप ने भी, सभी कंपनियों ने जो इंडिया की यूरोप की जो इंग्लैंड की जो रानी थी उसने ध्यान दिया कि भाई क्या हो रहा है, इतना क्या हो गया ऐसा कि जो सभी रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो पता लगा कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो कंपनी थी वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, ठीक है, और किसी का फ़ायदा सोच नहीं रही थी, हैवी टैक्सेशन लगाए हुए थे, लोगों को लूट रही थी। तो उन्होंने जो है जो कंपनी थी, ठीक है, उसको बंद करके अब जो डायरेक्ट अपने अंडर ले आया था, ठीक है ना। कंपनी का पहले था कि भाई रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को रानी को देना है, तो उसके बाद जो उसके बीच में बचा उसकी अपनी कमाई, लेकिन अब जो है डायरेक्ट रानी का जो है कब्जा हो गया था इंडिया पे, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी भी हुआ था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आई थी इसके बाद। अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड में, तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं गाइस, कि कौन से मूवमेंट का फाउंडर कौन थे, और उस मूवमेंट का बेसिक आइडिया क्या था, क्या उसकी आइडिया किस पे बेस्ड थे वो। ओके, तो अगर हम बात करें गाइस सोशल रिलीजियस मूवमेंट की, तो सबसे पहले हमारा था ब्रह्मो समाज, ठीक है, ब्रह्मो समाज। तो इसको जो ब्रह्मो समाज का जो फाउंडर थे वो थे राजा राम मोहन राय। किस समय पे इसको फाउंड किया गया था, 1828, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। और कहाँ पर इसको किया गया था, कलकत्ता में, ठीक है। तो कलकत्ता में ब्रह्मो समाज को 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका बेसिक और मेन आइडिया की अगर हम बात करें तो किस लिए बनाया गया था ये, ठीक है, प्रोपोगेट मोनोथिज्म, ठीक है, ओपोज सैक्रिफाइस आइडोलेट्री एंड सुपरस्टिशंस एंड सती। सो गाइज जो राजा राम मोहन राय थे वो काफ़ी मूर्ति पूजा को मानते नहीं थे, ठीक है, सैक्रिफाइसेस को नहीं मानते थे, बलि वगैरह प्रथा को नहीं मानते थे। तो उसका मेन आइडिया था कि ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, और सती जो है लड़की को जब उनके हस्बैंड की डेथ के बाद लड़की को उसके साथ जिंदा जलाया जाए उसको भी बैन करना चाहते थे, और ये उसके खिलाफ थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार पेपर में पूछा गया था। टाइम पीरियड अगर हम बात करें यंग बंगाल मूवमेंट की, तो 1826 से लेकर 1831 तक का इसका टाइम पीरियड है गाइज। और इसके जो फाउंडर थे वो हेनरी लुइस विवन थे, और ये इंपॉर्टेंट बनता है द फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट पोइट, ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट पोइट थे हेनरी लुइस विवन, ठीक है। तो ये इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना की थी। और अगर हम बात करें यंग बंगाल मूवमेंट की, तो इसका जो बेसिक आइडिया, मेन आइडिया क्या था, तो इसका मेन आइडिया अपोज द विंस इन द सोसाइटी एंड बिलीव इन द ट्रूथ, फ्रीडम एंड द राइट, ठीक है। तो काफ़ी जो हमारी सोसाइटी में सुपरस्टिशंस थी, ठीक है, जिनको वो नहीं मांगते थे, तो उसके खिलाफ थे,
तो यंग बंगाल मूवमेंट का बाद में सक्सेसफुल नहीं हुआ गाइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है सोसाइटी के एंटी चले गए थे, काफ़ी ज़्यादा लास्ट मौके पे ये अपने बेसिक सिद्धांतों से हटने लग गए थे और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। देखो आप जब सोसाइटी के बारे में बात करो गाइस, तो जब आप एक्सट्रीम लेवल पे जो सोसाइटी में चल रहा है नॉर्मल पे बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप टोटली उनके एंटी हो जाते हो तो फिर जो सब लोग आपके अपोजिट तो हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइस ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1865 फ्रॉम दिस ग्रुप एंड साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, क्योंकि जो ब्रह्मो समाज बाद में डिवाइड हो गया था, तो केशव चंद्र सेन जो थे ये उन्होंने इसके फाउंडर थे, और जो कि ब्रह्मो समाज का जो मेन आइडिया था इसका भी सेम मेन आइडिया। ठीक है, उसके बाद हमारे थे नामधारी, जिसको केन का मूवमेंट भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके फाउंडर थे बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह, तो फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म में 6। सो 6 के बीच में पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए ये मूवमेंट लाई गई थी। उसके बाद था रहनुमाई मजदयासनम सभा, इसका टाइम पीरियड कब है 1851 से। ठीक है, और इसके जो फाउंडर थे SS बंगाली और दादा भाई नौरोजी थे। इनका जो मेन आइडिया था टू इम्प्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ पारसीज एंड रिस्टोर द प्यूरिफिकेशन ऑफ जोरसिस्टम, देयर जनरल वाज रास गुफ्तार। तो SS बंगाली और दादा भाई नौरोजी ने 1851 के टाइम में रहनुमाई सभा का आयोजन किया, उसका फाउंडेशन की, और इसका मेन आइडिया था कि जो पारसीज थे उस समय के, उनकी जो हालत थी वो खस्ता हो गई थी, इतनी अच्छी नहीं होती थी। ठीक है, तो उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी बेसिक लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ अच्छे कदम उठाने के लिए ये मूवमेंट लाया गया था। ठीक है, उसके बाद आया था देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1866 में, कब इसका टाइम पीरियड 1866 में। ठीक है, सहारनपुर यूपी में इसकी फाउंडेशन हुई थी, किसके द्वारा, मोहम्मद कासिम नानातेवी एंड राशिद अहमद गंगोई, इनके द्वारा इनकी स्थापना हुई थी। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट एम्फोसाइजिंग लिबरल इंस्पेक्शन ऑफ द वेलकम इन्फॉर्मेशन INC। ठीक है, मतलब रिवाइवलिस्ट मूवमेंट लिबरल थाट्स एंड इन ऑल दैट, इनके ऊपर इनकी जो धारणाएं थी। ठीक है, प्रतिभा प्रार्थना समाज, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, प्रार्थना समाज। ठीक है, कब टाइम पीरियड है 1867 में। ठीक है, बॉम्बे में इनकी स्थापना हुई थी, और आत्मारामन पांडुरंग जो है, आत्माराम पांडुरंग जो थे इसके फाउंडर थे। ठीक है, मोनोथिज्म, वही अप्लीमेंट ऑफ वुमेन एंड एबोलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, भेदभाव नहीं करना जाति के उस पर, और वुमेन्स को बढ़ने के शक्ति, वुमेन्स को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे। और ओके, ठीक, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन फाउंड हुई थी 1870 में कलकत्ता में। तो इसके जो फाउंडर थे केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, और पोस्ट चाइल्ड मैरिज गाइज, पहली बार जो है चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी किसी ने बोला। ठीक है, तो बाल विवाह, ओके, टू लीगलाइज ब्रह्मो टाइप ऑफ मैरिज। और भाई साहब की उन्होंने बताया कि एक ब्रह्मो टाइप का समय, तो एक जब लीगल एज होती है इंसानों की तब उसकी शादी की जाए, तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्य समाज, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आता है, इसका टाइम पीरियड है 1875 से, और कहाँ पर स्थापना हुई थी, बॉम्बे में। किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, जिसका ओरिजिनल नाम क्या, मूल शंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ में पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था, वो था मूल शंकर। ठीक है, इन्होंने स्लोगन दिया था गो बैक टू द वेदास। ठीक है, वेदों की ओर वापस लौटो, एंड राइट अ रिवाइवल वर्क डिनोशन आइडियोलॉजी ब्राह्मण सुप्रीमेसी, ब्राह्मण की सुप्रीमेसी के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक मिनट, ओह शिट गाइस, थोड़ा डेड होने वाला फ़ोन में, मैं 1 मिनट आपके लिए वो करता हूँ। ओके गाइस, तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है गाइस, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो ऐसे नहीं तो 2 3 4 5 वीडियो बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश की कि सिर्फ 2 पार्ट्स में हम मॉडर्न इंडिया ख़त्म कर पाएँ बेसिक्स में। तो उम्मीद है आप जुड़े रहोगे, ज़्यादा वो नहीं करेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि 1875 में बनी थी न्यूयॉर्क में। ठीक है, बाकी बाद में इसको अध्ययन में शिफ्ट कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ये प्लीज़ आप सभी ये मत सोचना कि भाई ऐसे ही सारा वास्ट सिलेबस पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि मैं सबसे पहले ही बहुत कम सिलेबस लेकर चल रहा हूँ, आपके साथ फैक्ट एंड फिगर एक्यूरेट चल रहा हूँ, टू द पॉइंट। अगर आप इसको भी गाइस नेगलेक्ट करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आपको खुद पता ही है, जिन्होंने पेपर दिए हैं पहले से ही। और चलो, तो इसके फाउंडर कौन है, ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसके फाउंडर है मैडम HP बल्स्के एंड कर्नल HS ओलकॉट। तो ड्रीव इंस्पिरेशन फ्रॉम उपनिषद फिलोसफी एंड वेदास। तो इन्होंने उपनिषद वेदास से जो एक फिलोसफी से एक मतलब इंस्पायर होके ये मूवमेंट चलाया था वहाँ पर। ठीक है, न्यूयॉर्क में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में इसका टाइम पीरियड, और पुणे में इसकी स्थापना हुई MG रानाडे के द्वारा, VG चिपलांकर एंड GG अग्रवाल के द्वारा फाउंडर इसके थे। ओके, टू कंट्रीब्यूट एजुकेशन एंड कल्चर इन वेस्टर्न इंडिया।
सो वेस्टर्न इंडिया के जो आइडियोलॉजी थी उसको उसके उसके लिए इन्होंने चलाया था ये, ठीक है। सेवा सदन की स्थापना हुई थी 1885 में बॉम्बे में। बहराम जी एम मालाबारी ने इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेज एंड फोर्स विडोहुड, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे ये, और जो फोर्स विडोहुड मतलब वही सती करते थे उसके भी खिलाफ थे ये, ठीक है। उसके बाद आते देव समाज की स्थापना हुई थी 1887 में लाहौर में, ठीक है। किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। और तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब इन्होंने ब्राइबरी के खिलाफ बात की, दहेज प्रथा के, ठीक है। नेक्स्ट आता है मद्रास हिंदू एसोसिएशन। तो इसके फाउंडर तो थे वेरी सिलंगम पंथ, और इनका सोशल प्योरिटी मूवमेंट एंड अगेंस्ट देवदासी सिस्टम, ठीक है। जो छोटे तत्वों को दबाया जाता था, जो सोशल कास्टों को दबाया जाता था, वो इन्होंने उनके सपोर्ट में बोला, ठीक है, कि उनके साथ भी नॉर्मली बिहेव किया जाए। नेक्स्ट आता है रामकृष्ण मिशन अगेंस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेल्लोर में इसकी स्थापना हुई थी 1897 में विवेकानंद में, जिसका ऑफिशियल नाम था नरेंद्र दत्त, ठीक है। इन्होंने हिंदुज़म को रिवाइव किया था अगेंस्ट कास्ट रिस्ट्रिक्शन और सुपरस्टिशन ओवर ऑल हार्ड एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया था, कास्ट सिस्टम के खिलाफ जो बोला था इन्होंने, ओके। और हिंदुज़म को रिवाइव किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी अगेंस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1905 में बने थे बॉम्बे में। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो इसकी स्थापना की थी। अगर गाइस गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले, तो इनको कहा जाता है द गुरु, ठीक है, गुरु या द लीडर या टीचर ऑफ महात्मा गांधी इन अ पॉलिटिकल मैनर, ठीक है। तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। फेमाइन रिलीफ एंड इंप्रूवमेंट इन ट्राइबल कंडीशंस, ओके। तो फेमाइन जब आ गई थी, बाढ़ वगैरह जब सूखा पड़ जाए काफ़ी ज़्यादा, तो उन पर जो पैसे टैक्स वगैरह लगाए थे अंग्रेजों ने, तो इन्होंने उसके खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ा था, ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ओके। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है भारत स्त्री मंडल। 1920 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी गाइस। सरलाबाई देवी चौधरानी ने इसकी स्थापना की थी। वुमेंस एजुकेशन और एमेंसिपेशन के बारे में बताया था, वुमेंस के एजुकेशन के बारे में लोगों को जागृत किया था, और कहा कि भाई इनकी भी पार्टिसिपेशन होती है। उसके बाद आता है हमारा सोशल लीग सर्विस, 1911 में इसके टाइम पीरियड है। एन एम जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इम्प्रूविंग मास कंडीशन, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है इंडियन वुमेन एसोसिएशन, 1907 में मद्रास में इसकी स्थापना हुई। एनी बेसेंट के द्वारा इंपॉर्टेंट है अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन वुमेन। तो गाइज ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस मूवमेंट थे, जो मैंने आपके लाए, उनके लीडर और उनके मेन आइडियाज़ के थे, ये भी है। तो ये आपको खुद पता, अगर जिसने कभी पेपर दिए होंगे तो उसको खुद पता कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। तो मैं पूरा टू द पॉइंट बार बार आपके साथ बोल रहा हूँ कि टू द पॉइंट कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए उतना ही लाऊँ जितना आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज अ स्टूडेंट ऑफ गाइज आर्ट्स हिस्ट्री, ओके, एज अ स्टूडेंट ऑफ एसएससी, एज अ एस्पिरेंट हमको सब कुछ इतना एटलीस्ट नॉर्मल तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद और भी आपके लिए फाउंडेशन कोर्स में मैं और कोशिश करूँगा लाने के लिए। चलो कोई बात नहीं। अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा आता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहले हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले वैरन हेस्टिंग, देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक और वैरन हेस्टिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो बच्चों को। तो वैरन हेस्टिंग जो थे गवर्नर ऑफ बंगाल थे गाइज, और जो विलियम बेंटिक थे वो गवर्नर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। जब बाद में कंपनी ने 1854 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो इंडिया का रेवेन्यू सिस्टम, जो इंडिया का कंट्रोल है, अपने अंडर ले लिया था ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश के क्वीन ने। तो तब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर, तब तो वाइसरॉय बनाए दिए थे, सॉरी, जब एरिया बड़ा कर दिया, जब ड्यूअल सिस्टम को खत्म कर दिया था, तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ओके। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल पूरा जब हम बात करें तो हमारा आता है वैरन हेस्टिंग आता है। टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो 1772 से लेकर 1785 तक इनका टाइम पीरियड है, ओके। इन्होंने ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को लाया था, ठीक है, दोहराई सरकार, ठीक है। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जब गाइस पॉलिटिकल पढ़ेंगे तो सबसे हमारा पहला जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, तो सबसे पहला ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस ये, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है वैरन हेस्टिंग ने इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट लाया था, ठीक है। The Act of 1781 was clear demarcation between the jurisdiction of Governor General in Council and Supreme Court of at the Calcutta। तो बाद में जब 1871 आया था, तो जब वहाँ पर कलकत्ता में कोर्ट की फॉर्मेशन हो गई थी, तो उन्होंने बताया था कि भाई जो गवर्नर जनरल है उसकी अलग ज्यूरिडिक्शन है, और जो कोर्ट है उसकी अलग ज्यूरिडिक्शन है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो पिट्स इंडिया एक्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, तो 1784 इसका टाइम पीरियड है। रोहिला, अगर हम रोहिला वार की बात करें तो रोहिला का वार कब हुआ था? रोहिला का वार हुआ था कहीं 1774 में। और फर्स्ट मराठा वार की अगर हम बात करें, ओके गाइस, तो फर्स्ट मराठा रोहिला वार हुआ था 1774 में। अगर हम बात करें फर्स्ट मराठा वार की, तो इसकी टाइम पीरियड है 1775 से लेकर 1782 तक। उसके बाद गाइस जब फर्स्ट मराठा वार हुई ब्रिटिश मराठास की, तो उसके बाद ट्रीटी हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ये, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सलबाई विद मराठास हुई थी 1782 में, जब फर्स्ट मराठा वार खत्म हुई थी। उसके बाद सेकंड मैसूर वार भी शुरू होती है 1787 1784 तक इसका टाइम पीरियड है। अगर हम बात करें फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये 1784 का इसका टाइम पीरियड है, पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान ये भी बनी थी। तो इसके फाउंडर थे सर विलियम जोन्स, और ये कहाँ पर बनाई गई थी? कलकत्ता में, ठीक है। तो अभिजनम शकुंतलम, सो गाइस एक काफ़ी अच्छा कविता है, काफ़ी बड़ी अच्छी कविता है, ठीक है, जो उसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, सर विलियम जोन्स से। वो सर विलियम जोन्स से थे, सॉरी चार्ल्स वॉल्किंस। अच्छा सुको, तो एक मिनट में पहले इसको थोड़ा साफ़ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ सब कुछ हुआ है। सो इतने इस स्लाइड में हमको फ़िलहाल, एक मिनट, अगर देखो अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड क्या है? 1784, रोहिला वार के टाइम, रोहिला वार सॉरी पिट्स इंडिया का टाइम याद रखना, ठीक है। तो इसके फाउंडर कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में, ठीक है। फाउंडर कौन है? सर विलियम जोन्स। उसके बाद अगर हम बात करें, दो चीज़ें आती हैं, चार्ल्स विल्किंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो चार्ल्स विल्किंस ने दो काम किए थे। सबसे पहले क्या? सबसे पहले इसने अभिजनम शकुंतलम को ट्रांसलेट किया था, एंड उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ भगवद गीता भी किया था, ठीक है, 1789 में। तो ये इंपॉर्टेंस बनता है। नेक्स्ट करते हैं हम बात, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड आता है, गवर्नर जो है, और ठीक है, उसका टाइम पीरियड है 1786 से 1793 तक। तो इसके समय पे सबसे पहले क्या क्या हुआ था? थर्ड मैसूर वार हुई थी 1790 से 1792 तक। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, मैसूर टीपू सुल्तान के टाइम पे हुई थी, ठीक है, 1792 में ये भी हुई थी। एंड इंट्रोडक्शन परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार गाइस, ये देखना, ये किसके टाइम पे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम, MCQ पूछा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा गया है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके समय पे बड़े काम हुए थे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म इसमें काम हुआ था, जिसमें कि इसने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग कर दिया। नहीं तो पहले वही लोग रेवेन्यू भी देखते थे और जुडिशियली वो भी देखते थे, ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल्स, ठीक है, थानाज एंड हेडेड बाई दरोगा, जो आके SHO इंस्पेक्टर, ठीक है। तो इन्होंने उसका वो किया, क्योंकि अब देखो एक बंदा सेंटर पे बैठ के सबको तो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग जगह पे एक प्रोविंसेस एंड हेड बनाने, ठीक है, उसकी वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर जॉन शोर, 1793 से लेकर 98 तक इनका टाइम पीरियड है, ओके। तो सर जॉन शोर की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में? परमानेंट सेटलमेंट। और बैटल ऑफ खरदा इनके समय पे होती है निज़ाम्स और मराठा के बीच में, ठीक है, 1795 पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे, ठीक है, इनके टाइम पीरियड पे। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, तो हमारे जो नेक्स्ट गवर्नर आते हैं वो है लॉर्ड वेल्सली, जिनका समय है 1798 से लेकर 1805 तक। तो इनके समय पे सब्सिडरी अलायंस के गाइज इंट्रोडक्शन हुआ था 1798 में। फर्स्ट अलायंस विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद फॉलोड बाय मैसूर, तंजौर, अवध, द पेशवा, भोंसले एंड द सिंधियास। सो ये समय इसके समय पे हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड वेल्सली के बाद, तो लॉर्ड मिंटो आते हैं, जिनका समय है AD 1807 से लेकर 13 तक। अगर बात करें हम लॉर्ड मिंटो की, तो इनके समय पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के साथ 1809 में, और इनके साथ एक चार्टर एक्ट हुआ था 1813 में भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं। तो एंग्लो नेपाल वार हुआ था इनका समय पे 1814 से 1816 तक। और ट्रीटी ऑफ सेगुल, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आप याद रखना, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेगुल 1816 में।
उसके बाद अगर हम बात करें इनके समय पे, लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे, तो थर्ड मराठा वार भी हुई थी 1718 से लेकर 18 तक। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फ्रेंस, क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सो मराठा का जो टोटली डाउनफॉल हो गया था इस समय पे, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाया, वो वहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी को स्थापना किया गया, ठीक है, क्योंकि मराठा का एरिया वही ना, मराठा का महाराष्ट्र बॉम्बे वाला, ठीक है। पिंडारी वार एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेत सेटलमेंट बाय थॉमस मुनरो, ठीक है। इस समय पे पिंडारी जो काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम थे इनके लिए, क्योंकि वो लाइक रेबल्स होते थे, ठीक है। तो अगर आप बात करो, बाहुबली मूवी देखी हो अगर आपने, तो उसमें भी पिंडारीज का जिक्र बताया हुआ है उनके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है, जो शिकारी टाइप के लोग होते हैं, बाहर थोड़ा रेबलिस्ट टाइप है, ओके। और रेतवारी सिस्टम के समय पे शुरुआत की थी थॉमस मुनरो ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई रेतवारी जो प्रथा है वो किसने चलाई थी, ठीक है। सो रोहितवारी सिस्टम कैसे चलाई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, लॉर्ड एमहेस्ट आते हैं, जिनका 1813 से 1818 तक का टाइम पीरियड है। फर्स्ट बर्मिस वार इनके समय पे हुई थी 1814 से लेकर 1816 तक था। और ट्रीटी ऑफ यंदबो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस यहाँ पर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ यंदबो 1826 में हुई थी, एंड कैप्चर ऑफ भरतपुर 1826 में इन्होंने किया था, ओके। आगे अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, ठीक है, ये तो बंगाल के गवर्नर जनरल्स थे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो कितने थे, कौन थे, वारन हेस्टिंग, ओके। समय क्या था वारन हेस्टिंग का, 1772 से लेकर 1765, समझे। तो ये जो है फैक्ट एंड फिगर साथ में लेके चलना है गाइस, भूलना नहीं है। तो अगर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक के 1828 से लेकर 1835 तक इनका टाइम पीरियड रहा। चार्टर एक्ट 1883 इनके समय पे पास हुआ, एंड इन्होंने उस चार्टर एक्ट के अधिनियम के अनुसार जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, गवर्नर उसको डेवलप करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ बंगाल इंडिया बनाया जाएगा, ठीक है। उससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लॉर्ड विलियम बेंटिक के बात करें तो 35 से लेकर 36 साल के लिए लॉर्ड कैल्फे बने थे, ठीक है, जिसको लिबरेटर प्रेस ऑफ इंडिया बोल जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो, ठीक है। किसको कहा जाता है लिबरेटर प्रेस ऑफ इंडिया, सो इट वाज मैट कैफे। उसके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड 1936 से लेकर 42 तक, ठीक है। फर्स्ट अफगान वार इसी के समय पे हुई थी, डिजास्टर फॉर इंग्लिश कहा गया था, क्योंकि इस टाइम बड़ी बुरी हालत हुई थी इनकी, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड एंगलबर्ट 1842 से लेकर 44 तक, ब्रॉट एंड अफगान वार को उन्होंने ख़त्म कर ही दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है वॉर विद ग्वालियर, इसी इंडियन के समय पे, किसके समय पे, लॉर्ड एलिंगबर्ट के समय, ठीक है। सो उनके समय पे और क्या क्या हुआ था, वॉर विद ग्वालियर हुआ था 1843 में, एनेक्सेशन ऑफ सिंध बाय चार्ल्स नेपियर 1843 में। ये सारे जगह गाइस फैक्ट्स हैं, आपको सिर्फ याद रखनी है, रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं सारी, यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड हेडिंग आते हैं 1844 से लेकर 48 तक। फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो है 1845-46 इनके समय में होती है। ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है 1846 में, इंपॉर्टेंट है मोस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर और बात करें तो इनके समय पे गिव प्रेफरेंस टू इंग्लिश एजुकेशन पर्सन इन द एम्प्लॉयमेंट, जिस बंदे को इंग्लिश वगैरह आती थी तो उसको नौकरी वगैरह भी दी जाने लगी इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। कैरियर और सोशल रिफॉर्म्स लाइक प्रोहिबिशन ऑफ सती इनके समय पे बंद हुआ 1829 पे। हम बात करते हैं कि 1828 पे जो है राजा राममोहन राय ने इनके खिलाफ वो चलाया था, याद है। एंड एलिमिनेशन ऑफ थग्स 1930 में, ठीक है। ऑन Malkai's recommendation, English was made a medium of higher education, suppressed female infanticide and child sacrifice। कहीं ना कहीं ये 2-3 देखो आज के समय की हम बात करो तो अच्छे काम भी किए हैं यार, देखो सप्रेशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड किया है इन्होंने, ठीक है। मतलब जो है जो गर्भ में ही बच्चों को मार दिया जाता है वो बंद करवाया, ठीक है। और बच्चों के सेक्रीफाइस होते थे पहले टाइम सुपरस्टिशन की वजह से, वो बंद करवाए, ठीक है। और जो इंग्लिश को जो है हाई सेकेंडरी स्कूल तक की एक मेन लैंग्वेज बनाया, ओके। उसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी, काफ़ी इंपॉर्टेंस रही है इनकी भी, ठीक है। 1848 से 56 तक इनके समय पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का जो इंट्रोडक्शन हुआ था, एंड एनेक्सेशन ऑफ सतारा इन्होंने किया था उससे सबसे पहले। उसके बाद आया जयपुर एंड संभलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, झांसी, मैंने बोलता ना झांसी ये रिवोल्ट हुआ था, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की पॉलिसी, तो यही 1853 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की पॉलिसी के अनुसार झांसी को कब्जा किया था। फिर नागपुर को 1854 में, अवध को किया गया था 1856 में, ठीक है।
अगर हम बात करें लेइंग डाउन द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने 1853, टेलीग्राफ बिटवीन कलकत्ता एंड आगरा गए। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड डलहौसी के समय पे जो फर्स्ट रेलवे लाइन चलाई गई थी कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे से लेकर थाने के बीच में, ठीक है, बॉम्बे से लेकर थाने के बीच में कब चलाई गई थी? 1853 में। सो क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में सबसे पहले बार जो है रेलवे का इंट्रोडक्शन कब हुआ था? 1853 में हुआ था। ओके, तो टेलीग्राफ लाइंस कहीं बिछाई गई कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से लेकर आगरा के बीच में। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें द एंड पोस्टल रिफॉर्म्स, फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन स्टैम्प इन कराची इन इंडियन, ठीक है, पोस्ट ऑफिस वाले काम कहीं स्टार्ट करने, स्टैंप्स वाले, ठीक है, विद पोस्ट ऑफिस एक्ट, विडो मैरिज एक्ट 1856 उन्होंने लाया कि उसके तहत जो है विडो है जो विधवा हो चुकी उनकी शादी वापस हो सकती है। मेन फोर्स बिंग, इसके पीछे जो मेन फोर्स थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, क्योंकि उन्होंने ये एक मुहिम चलाई थी, ठीक है। उसके अगर हम बात करें तो चार्टर एक्ट 1853 उसके अनुसार जो है सिविल सर्वेंट जो है सिविल सर्विसेज के लिए एक ओपन कॉम्पिटिशन लाया गया कि भाई जो भी आप इसको क्वालिफाई करोगे तो वो लगाया जाएगा विदाउट इसकी कि भाई आप इसको नहीं देखा जाएगा कि आप इंडियन हो या कोई भी हो। अगर आपने ICS का पहले IPS जैसे IAS होता है आज के समय पे, UPSC होता है, तो उस टाइम होता था ICS, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज। एंड इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने स्टार्ट किया था रुड़की में, ठीक है, और शिमला को जो है समर कैपिटल बनाया गया था। अगर हम बात करें नेक्स्ट तो गाइस वाइसरॉय आते हैं हमारे इंडिया के। तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया मतलब डायरेक्ट जो है ये ब्रिटिश की क्वीन के अंडर जो है हो गए थे, तो ये गठपुतले थे, ठीक है, आप एक तरह से इनको बोल सकते हो। ओके, तो पढ़ते हैं वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन कौन थे। तो हमने पढ़ा फर्स्ट जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो थे वारन हेस्टिंग, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमने पढ़ा कौन है? विलियम बेंटिक। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद करना। फर्स्ट तो आपको पता है ये सब कुछ पूछा था, ये स्टार्टिंग में पूछते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर हम पढ़ें सबसे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया के तो है लॉर्ड कैनिंग। टाइम पीरियड रहा है इनका 1858 से लेकर 62 तक, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा तो हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गाइस, इंडिया की बात हुई है तो विलियम बेंटिक। एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सो वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया अगेन लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि जब ये लास्ट में गवर्नर जनरल बने थे तो उसके बाद इनके बाद वो अपडेट करके वाइसरॉय बनाई गई, और इन्हीं को सबसे पहले बार जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया था। विदड्रॉ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो रणनीति थी उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसी की वजह से कहीं ना कहीं वो भी रिवोल्ट में बहुत बड़ा एम था, रोल था उसका, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1870 टेक प्लेस, देखो मैंने बोलता ना। उसके बाद पास द एक्ट 1855 विच एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। एक्ट ऑफ 1858 के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है इंडिया में कब खत्म हुआ? 1858 से, ठीक है। द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वर एस्टैब्लिश कब? 1857 में गाइस, ठीक है। इंडियन पेनल कोड लाया गया 1859 एंड ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था 1861 के समय पे, ओके। उसके बाद इनके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन, जिनका समय है 1862 का, तो इतना बड़ा समय नहीं है इनका, ठीक है। वहाबी मूवमेंट हुई थी इनके समय पे, सबसे बड़ी बात यही थी, ओके। और अगर हम बात करें लॉर्ड एल्गिन की तो 1862 एक साल का इतना ही था। उसके बाद आते हैं हमारे, एक मिनट रुकना गाइस, यहाँ पर PDF थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक गाइस PDF आगे पीछे हुई है, मैं बता देता हूँ। तो गाइस इसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन के बाद आते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस। एक PDF मिस प्लेस हो गई गाइस, इसलिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा लिख के बताऊंगा, उम्मीद है, क्योंकि थोड़ा स्क्रीन पे एक्चुअली गाइस इसका थोड़ा प्रॉब्लम चलता है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करता हूँ अपने बात, ठीक है। तो लॉर्ड एल्गिन के बाद आए थे हमारे लॉर्ड जॉन लॉरेंस। और अगर हम बात करें लॉर्ड जॉन लॉरेंस की तो समय पीरियड है इनका 1864 से लेकर 69 तक, ठीक है। और अगर हम बात करें इनके समय के काम पे क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट एट कलकत्ता एंड बॉम्बे मद्रास, ठीक है। तो कलकत्ता
बॉम्बे, मद्रास, इन तीनों जगहों पे हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1865 में, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद, तो टेलीग्राफ कम्युनिकेशन वाज ओपन्ड विद यूरोप। इनके समय पे क्या हुआ था? टेलीग्राफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन ओपन्ड विद यूरोप। ओके, अच्छा, उसके बाद और क्या हुआ था? क्रेडिट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो इनको और किस चीज़ का क्रेडिट दिया गया था? इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्होंने शुरू किया था, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर हम गाइस आगे बात करें तो आते हैं लॉर्ड मायो, ठीक है, लॉर्ड मायो, इनका भी एक थोड़ी सी पीडीएफ मिस है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। तो लॉर्ड मायो आते हैं हमारे नेक्स्ट, लॉर्ड मायो। टाइम पीरियड है गाइस इनका 1869 से लेकर 72 तक। गाइस थोड़ी सी इस कन्वीनियंस के लिए सॉरी चाहता हूँ, उम्मीद है आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके समय पे, तो ऑर्गेनाइज द स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री सेंसस वाज एट। हाँ, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मायो के समय पे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सबसे पहली बार सेंसस कब किया गया? तो 1871 में सबसे पहली बार इंडिया में सेंसस किया गया था गाइज, ओके। बट अगर हम बात करें सेंसस की, तो ये सेंसस इनकम्प्लीट था, ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, बट सबसे पहली बार सेंसस करवाया इन्होंने, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट करवाया गया था, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर हम उसके बाद बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, तो इन्होंने एक और डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स भी इनके समय पे शुरू हुआ था। और अगर हम बात करें तो इनके समय पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राजकोट कॉलेज ऑफ काठियावाड़ एंड मायो कॉलेज ऑफ अजमेर जो है, जो कि इनके समय पे स्टार्ट हुआ था। ही वॉज द ओनली वाइसरॉय टू बी मर्डर्ड इन द ऑफिस बाय प्राथन कन्विक्ट इन द अंडमान्स, ठीक है। सो एक मात्र एक ऐसे वाइसरॉय जो कि ऑफिस के समय में मारे गए थे, ठीक है, रूल के टाइम में मारे गए थे। उसके बाद हमारे थे नॉर्थ ब्रुक, ठीक है, जिनका समय है 1872 से लेकर 76 तक, ठीक है। तो इनके टाइम पे इतनी कोई मेजर एक्टिविटी हुई नहीं, इसलिए बताया नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉर्ड लिटन की, तो 76 से लेकर 80 तक आते हैं। इनको क्या कहा जाता है? रिवर्स कैरेक्टर, वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर इनको कहा गया है। इसके बाद आता है रॉयल टाइटल्स एक्ट ऑफ 1876 एंड अजम्पशन ऑफ टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया बाय क्वीन विक्टोरिया एंड दिल्ली दरबार इंडिया। अच्छा था। सो उसके बाद 1876 में रॉयल टाइटल्स का जो मतलब जो लंदन के महारानी है, कौन? एम्प्रेस क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, उसको टाइटल मिला एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है, 1876 में। उसके बाद दिल्ली दरबार भी लगा था 1877 में, इंपॉर्टेंट है दिल्ली दरबार कब लगता है, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट आता है उसके बाद, ठीक है। मिलिट्री फॉर इंडिया टू एक्वायर लाइसेंस इन द आर्म्स 1878, ठीक है, क्योंकि बागी वगैरह लोग बड़े होने लगे तो उन सबके पास गन्स वगैरह होती थी, इसलिए ब्रिटिशर्स को डर लग गया कि भाई कभी हमारे खिलाफ रिवॉल्ट होता है, इसलिए उन्होंने एक निकाला कि भाई आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत तो उनको ये करना था कि जो भी न्यूज़ छापेंगे हमसे पूछ के छापना क्या है, हमारे खिलाफ नहीं छाप सकते। और आर्म्स एक्ट के उस पर उन्होंने बोला कि हर एक बंदे के पास लाइसेंस होना चाहिए भाई, जो भी वेपन रखेगा वो, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉर्ड रिपन का समय आता है 1880 से 1884 तक। इनके समय पे फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ 1881 फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, जिसमें कि लेबर को प्रोहिबिट किया गया था, ओके। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1882, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय पे। repealed the vernacular press act in 1882, okay. Finances the center were divided. So ये समय जो है, ये सारे काम जो है लॉर्ड रिपन के समय पे हुए थे। और अगर हम बात करें तो एन एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर सर विलियम हंटर, सो हंटर कमीशन आया होगा पक्का, ठीक है, एंड 1882 टू इम्प्रूव द प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। सो इसके लिए क्या आया था? हंटर कमीशन, ठीक है, हंटर कमीशन। द एल्बर्ट बेल कंट्रोवर्सी 1883, इट इनेबल इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू ट्राई यूरोपियन क्रिमिनल्स, ठीक है, इसके बेस पे कि भाई जो यूरोप के बंदे आए हैं यहाँ पर इंडिया में, उसके हिसाब से जो इंडिया का जो जज थे, इंडियन का जो जुडिशियल सिस्टम था, वो उन पर भी कार्रवाई कर सकते थे। तो इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे आते हैं लॉर्ड डफरिन।
तो लॉर्ड डफरिन का समय है 1884 से लेकर 88 तक। इनके समय पे थर्ड वर्मियर्स वार हुई थी 1885 से लेकर 1886 तक, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी 1885 में, हमको पता है सबको, ठीक है। उसके बाद है लॉर्ड लैंसडौन, जिनका समय है 1888 से 1894 तक। और फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891, जिसमें इन्होंने ग्रांट किया था कि वीकली हॉलीडेज मिल जाएगी लेबर को, एंड स्टिल वर्किंग ऑफर आवर, और वुमेन्स को वर्किंग आवर तय किया था, ठीक है। सिविल सर्विसेज वर डिवाइडेड इनटू इंपीरियल, प्रोविंस एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1890, इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के अनुसार जो है ये क्या गया था कि सिविल सर्विसेज जो है उनको 3 चीज़ों में डिवाइड किया था, इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट में डिवाइड किया गया था। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो द डूरन कमीशन आया था, जिसमें कि डूरन लाइन आई थी ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान के आज के समय पे, उसके बीच इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, ठीक है। इंडिया अगर ये है तो ये अफगानिस्तान इसमें आई है, ये जो बीच में इंटरनेशनल लाइन जाती है इसको बोलते हैं डूरन लाइन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, इस पर याद रखना, ठीक है। नाउ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, आज के समय, क्योंकि आज के तब का पाकिस्तान तो होता नहीं था, तो वो ठीक है। तो आज के समय के पाकिस्तान, अब करंटली अगर पूछा जाए कि डूरन लाइन किसके बीच में है, तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आता है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। तो अगर हम बात करें डूरन लाइन की, तो जो उसका समय पीरियड क्या है, किस समय बनाई थी, 1893 में, ओके। उसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन सेकंड, जिनका टाइम पीरियड 1894 से लेकर 99 तक। साउदर्न अपरिंग्स ऑफ 1899, ग्रेट फेमाइन ऑफ 1896 से 97, एंड लॉयल कमीशन ऑन फेमाइन वाज एस्टैब्लिश। इसके समय पर फेमाइंस की ही ज़्यादा प्रॉब्लम रही, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन की 1899 से लेकर 95 तक। लॉर्ड कर्जन का सबसे बड़ा गाइस इनके पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका टाइम, ओके। कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर सर थॉमस रेल्फ इन 1902 सजेस्ट फॉर रिफॉर्म्स रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1994 वाज पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिकमेंडेशन, ठीक है। यूनिवर्सिटी एक्ट बनाई गई इसके समय पे। और अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड एट पुष्पा इन दिल्ली। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कर्जन के समय पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, ठीक है। कर्नल ह्यूज हस्बैंड एक्सपेडिशन ऑन तिब्बत 1994, इसके समय पे ये भी हुआ था। और अगर हम बात करें नेक्स्ट तो हमारे लॉर्ड मिंटो आते हैं, जिनका समय है 1905 से 1910 तक। स्वदेशी मूवमेंट हुआ था गाइस 1905 से 1908 तक इनके समय पे। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 को जैसे जानते हैं। सूरत सेशन हुआ था एंड स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1907 में, ठीक है। गर्म दलों नरम दल हो गए थे। और मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे 1909 में। उसके बाद 1909 के बाद 10 साल के बाद फिर आते हैं, ठीक है, जिसमें लॉर्ड क्लेमेंट रिफॉर्म आए थे 1919 में आते हैं वो। ये 1909 में आए थे मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो लॉर्ड हार्डिंग आते हैं, जिनका समय 1910 से 1916 तक का है। कलकत्ता कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ठीक है। कलकत्ता से दिल्ली जो है कैपिटल शिफ्ट की गई थी, कब की थी, 1911 में गाइस, ठीक है। दिल्ली दरबार लगाता था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ओके। द हिंदू महासभा वाज फाउंडेड 1905 में पंडित मदन मोहन मालवीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिंदू महासभा कब स्थापित हुई, किसके द्वारा स्थापित हुई थी, तो हिंदू महासभा जो है 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित की गई थी। उसके अगर हम बात करें तो आते हैं हमारे लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड का हमारा समय है 1916 से 1921 तक, ठीक है। जिसमें कि गांधी रिटर्न ऑफ इंडिया क्या क्या हुआ था, गांधी आ गए थे, हमको पता ना, गांधी 1915 में आ गए थे इंडिया, ठीक है। एंड फाउंडेड साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह एट अहमदाबाद और खेड़ा में लगातार 3 उन्होंने किए थे, ठीक है। 1917 में, 1918 में और 19 में, 3 में चंपारण, सत्याग्रह, अहमदाबाद और खेड़ा, ठीक है। इन्हीं तीनों से महात्मा गांधी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी बने थे वो। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस तो आता है हमारा रोल टैक्ट। रोल टैक्ट एक बहुत बड़ा ब्लैक रूल भी कहा जाता है इसको, क्योंकि गाइस रोल टैक्ट के द्वारा क्या कहते थे, अगर रोल टैक्ट लगने के बाद आपको पुलिस वालों को अगर किसी पे भी शक होगा तो वो उस बंदे को जेल में डाल सकते हैं, और उसके बाद वो अपने डिफेंस में कोई लॉयर भी वगैरह भी नहीं कर सकता, इसलिए इसको काला कानून कहा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। मार्च 1919 में आया था, ठीक है। और उसके बाद इसी के प्रदर्शन में आप गाइस जो भी देखो 1900 के बाद जो भी होता है ना, जो सब कुछ क्रोनोलॉजिकली होता है और सब कुछ एक दूसरे से लिंक होता है। देखो रोल एक्ट हुआ 1919, उसके प्रदर्शन में जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ था, ठीक है, हत्याकांड, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद हुआ था खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड एंड खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड 1919-1920 में, ठीक है। तो जब टर्की में वार हुए थे, जो मुस्लिम के जो खलीफा होते थे उनको वहाँ से हटा दिया गया था, ठीक है। तो उसके खिलाफ उन्होंने अली ब्रदर्स ने इंडिया में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी, इसमें महात्मा गांधी ने उनका साथ दिया। उसके बाद आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, जलियांवाला बाग के रिजल्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया कि भाई अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, ओके। फिर वुमेंस यूनिवर्सिटी फाउंडेड की शुरू किए गए, ठीक है, वो पूना में 1916 में, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे आते हैं लॉर्ड रेडिंग।
तो लॉर्ड रेडिंग की बात करें तो 1921 से 1926 तक उनका समय है। रिपेल ऑफ रोल टैक्ट और चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, ठीक है। इन्होंने रोल टैक्स वापस ले लिया और चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ। चोरी चोरा इंसिडेंट में लोगों ने अपने गुस्से में इतना आक्रोश में जो है उन्होंने यूपी के जो पुलिस स्टेशन में जो 22 पुलिस वालों को जला दिया था। तो उसी के खिलाफ जो है फिर महात्मा गांधी ने जो अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वापस ले लिया था। और ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925 में, सप्रेस्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है। तो चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने बोला कि भाई मैं अहिंसा के खिलाफ हूँ और अपना हिंसा की है, इसलिए मैं अपना एक्ट मूवमेंट वापस लेता हूँ। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। उसके बाद आरएसएस की स्थापना हुई थी और स्वराज पार्टी की भी स्थापना हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता काकोरी ट्रेन रॉबरी ऑन अगस्त 1925 में, ठीक है गाइस। और ये भी हुआ था क्योंकि गाइस अगर हम बात करें इसकी तो ये जो काफ़ी ज़्यादा लीडर्स थे, ठीक है, उस समय, जैसे आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह एंड ऑल दैट, तो उन्होंने ये बनाई थी ट्रेन को लूटने वाला, जो ब्रिटिशर्स की थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं लॉर्ड अर्विन, जिनका समय है 1926 से 1931 तक का। साइमन कमीशन इनके समय पे आए थे इंडिया में। गए साइमन कमीशन याद रखना, पूछा जाता है कि साइमन कमीशन या फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय पे वाइस रॉय कौन है इंडिया का, ये पूछे जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो लॉर्ड एरविन जो है इस समय पे वाइस रॉय थे 1926 से 1931 समय पे। कांग्रेस जो पास इंडियन रेजोल्यूशन एक्ट 1929 में। डांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 में, ठीक है। तो वाइस रॉय थे लॉर्ड एरविन। सिविल डिसोबीडियंस हुआ था 1930 में, तो वाइस रॉय थे लॉर्ड एरविन, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंग्लैंड में 1930 में, ठीक है। अगेन किसके समय पे? लॉर्ड एरविन के समय पे। गांधी एरविन पैक्ट हुआ था, तो लॉर्ड एरविन, ठीक है। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी सबसे पहले फर्स्ट टाइम 1925 में, तो लॉर्ड एरविन के समय पे। तो हर एक में पूछा जाता है कि वाइस रॉय कौन है, तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ लॉर्ड एरविन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात की जाए तो लॉर्ड विलिंगटन आते हैं, जिनका 1931 से 1936 का टाइम पीरियड रहा है। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनके समय पे हुई थी लंदन में 1931 में, और थर्ड भी इन्हीं के समय पे हुई थी 1931 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इनके समय पे पास होता है, जो कि सबसे बहुत बड़ा लंबा कानून है, ओके। कम्युनल अवार्ड की शुरुआत होती है 16 अगस्त 1932 में इनके समय पे, और इन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज़ के बेसिस पे सीट्स को बांट दिया था। गांधी वेंट एंड पिक फास्ट द प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस डिवीजन। गांधी नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो है हमारी कम्युनिटीज़ जो है, हमारे लोग जो है एक दूसरे में बढ़ जाएंगे, इसलिए गांधी जी नहीं चाहते थे कि कम्युनल अवार्ड हो, ओके। अगर नेक्स्ट में बात करें तो लॉर्ड लिनथम आते हैं, जिनका 1933 से 1943 का इनका टाइम पीरियड है। और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रेजिग्नेशन सेलिब्रेटेड एज डिलीवरेंस डे, ठीक है, बाय मुस्लिम लीग इन 1939। एंड लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था 23 मार्च 1940 को, ओके, ऑफ मुस्लिम लीग डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम। इट वाज सेशन दैट जिन्ना प्रसोनेटेड टू नेशन थ्योरी, जिन्होंने अपनी टू नेशन थ्योरी दी थी 1940 में, ओके। सो गाइस पूछा जाता है क्वेश्चन कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो मैक्सिमम बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि जो मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल गाइस। सो अगर हम बात करें तो वो थे हसरत मोहानी, ठीक है, हसरत मोहानी, नहीं सॉरी गाइस, हसरत मोहानी नहीं, आई एम सो सॉरी। हसरत मोहानी तो वो हैं जिन्होंने सबसे पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ओके। बट गाइस मैं कंफ्यूज हूँ, आप मुझे क्लियर करना कमेंट्स में अगर आप बता सको तो, ठीक है। आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 एंड क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, इक्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। अच्छा, और इनके समय पे 3 चीज़ें और हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार की अगर हम बात करें तो 1914 से लेकर 1918 तक सबसे फर्स्ट वर्ल्ड वार आता, ठीक है। और सेकंड वर्ल्ड वार की अगर हम बात करें तो 1939 से लेकर 1945 तक चलता है सेकंड वर्ल्ड वार हमारा, तो भी इनके समय पे हुआ था। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, वो भी इनके समय पे आया था, ठीक है। और अगर हम बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो ये भी हुआ था 1942 में, ठीक है। 8 अगस्त 1942 में क्रिप्स मिशन जो है इनके समय पे आया था, ओके। बात चलें आगे, मुझे पता काफ़ी फास्ट चल रहा हूँ गाइस, लेकिन उम्मीद है आप 1-2 बार वापस पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो लॉर्ड वेवल आते हैं हमारा, जिसका टाइम पीरियड 1943 से लेकर 47 तक है। कैबिनेट मिशन प्लान इनके समय पे आया था, ठीक है, 1946 में। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1940 एंड शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 25 जून 1945 विद इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जो कि फेल हो गई थी, ठीक है। अगर हम बात करें गाइस इसकी, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसके सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे ऑन द बेसिस ऑफ एज सीनियरिटी, जो कि फ्रेंच से आइडिया लिया गया था, तो वो थे कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे शायद, नहीं
नहीं, सचिदानंद सिन्हा ही थे, ठीक है गाइस। तो गाइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कभी हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो थे BN राव, ठीक है। सॉरी BN राव नहीं, MN राव, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया जो है MN राव ने दिया था। ये भी थोड़ा पॉलिटिकल से क्वेश्चन था। पॉलिटिकल हमने बाद में पढ़नी है गाइस, वो इतनी ऐसी बात नहीं है, हम पढ़ेंगे बाद में वो पॉलिटिकल भी। अगर हम गाइस आगे बात करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका टाइम पीरियड भी है, ठीक है। तो मार्च 1947 से लेकर अगस्त 1947 तक ही रहते हैं ये, ठीक है। लास्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। फ्री इंडिया का सबसे पहले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ओके। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड डिसाइडेड बाय द जून 3 प्लान और माउंटबेटन प्लान, जिसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता था, जिसमें कि इंडिया का पार्टीशन होगा, ठीक है। ये तय हो चुका था। रिटायर इन जून 1948 एंड सक्सेसिडेड बाय राजगोपालचारी द फर्स्ट एंड द लास्ट इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट इंडियन हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो सी राजगोपालचारी, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस समझना इसको, ठीक है गाइस। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, उम्मीद है आप सबके साथ गाइस आपको पसंद आया होगा गाइस। हमने आज क्या क्या पढ़ा, अगर हम बात करें तो एक मिनट, आज हमने सबसे पहले जो है हमने जैसे कि पढ़े गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद हमने पढ़े गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े वॉइस रॉय। उसके बाद हमने पढ़ा 1857 का रिवॉल्ट। उसके बाद हमने पढ़ा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो गाइस हमारे देखो कितने जो है टॉपिक कवर हो गए। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा गाइस। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वाली वीडियो में हमारी जो कंप्लीट हो जाएगी मॉडर्न इंडिया, उसके बाद हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिकल, और उसके बाद कंप्यूटर भी पढ़ेंगे और फिर रीजनिंग शुरू करेंगे गाइस। उम्मीद है आपके साथ मज़ा आएगा आपको हमारे साथ जुड़ने में। थैंक यू एंड बाय बाय।